अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह साथ हैं आपके, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान पर जो इस वक़्त खुदा की ज़ात की तरफ से इम्तिहानात हैं, खुदा की ज़ात इसमें पाकिस्तानियों को हमेशा की तरह सुरख़रू करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी ज़रूर शेयर करें और राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। अ, बहुत सारी खबरें हैं, क्रिकेट पे ज़रूर बात करेंगे। ज़ाहिर है क्रिकेट के एक्सपर्ट ना भी हों तो क्रिकेट खेली है और प्लस पाकिस्तानी है, राइट है हमारा। हम तो हर बीमारी का इलाज जानते हैं। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ क्रिकेट ਤੇ क्यों ना गल करिए, लेकिन आखिर में करेंगे। मरियम नवाज़ जहाँ पर इस वक़्त सैलाब ज़दगान के साथ खड़ी हैं, इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के भी साथ खड़े हैं, वो भी खबर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो फ़ितना है, वो अपने मुल्क के साथ तो नहीं खड़ा, वो अवाम के साथ तो नहीं खड़ा, वो रियासत पाकिस्तान को साथ तो नहीं खड़ा, लेकिन 80,000 पाकिस्तानियों के कातलों के साथ खड़े हैं और कड़का कर खड़े हैं। टीटीपी ने अब तक मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया। क्या आप जानते हैं तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी से ज़ायद अब तक शहादत हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तानी 80,000 दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो चुके हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में टीटीपी ने 149 के करीब आम पाकिस्तानियों को, जिनमें बच्चे शामिल थे, 132 बच्चे शामिल थे, जिनको शहीद किया गया था। वो बच्चे जो घर से स्कूल के टिफ़िन लेकर गए थे, स्कूल के बस्ते लेके गए थे, जिनके बाप उनको जाती दफ़ा स्कूल ड्रॉप कर गए थे ऑफ़िस, वो वापस कभी नहीं आए। प्रेयर लैंड मस्जिद रावलपिंडी में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद किए गए। बाचा खान यूनिवर्सिटी में हमला करके 22 अफराद को शहीद किया गया। पेशावर चर्च में हमला करके 80 से ज़ायद आम शहरियों की जान ली गई। गुज़श्ता साल का अगर डेटा इकट्ठा करें तो 521 हमलों में फितनल ख़वारिज ने 852 आम शहरियों को शहीद किया है। गुज़श्ता ही साल 35 साल बराह रास्त आम शहरियों पर हमला किया गया। 13 हमलों में पोलियो टीम को निशाना बनाया गया। 8 हमले कबायली मिशारान और अमन कमेटी के अराकीन पर किए गए। टीटीपी की इन कार्रवाइयों की फ़हरिस्त इतनी तवील है कि अगर अब ज़ाहिर है 80,000 पाकिस्तानियों को जब शहीद किया गया है, 80,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट निकाल कर बैठेंगे तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। टाइमलाइन भरी जाएगी। जो टीटीपी मसाजिद पर हमले करे, अक़लीती इबादतगाहों पर हमले करे, हमारे बच्चों को शहीद करे, अगवा बराए तावान की कार्रवाइयाँ करे, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेले, क्या हम ये सब भूल जाएँ? या क्या ये हम सब भूल सकते हैं? हरगिज़ नहीं भूल सकते। क्या कौम भूल जाएगी? टीटीपी ने 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को शहीद किया, कई माँओं के लख़्ते जिगर छीने। क्या रियासत पीटीआई की सियासत और रियासती ब्लैकमेलिंग के असेब में आकर 80,000 पाकिस्तानियों के खून के साथ खेला जाए और क्या इनके इन इन शहीदों की माँओं के साथ गद्दारी कर सकती है रियासत? जवाब है नहीं। पीटीआई की जानब से दहशतगर्दों के मौक़िफ़ की हमायत, इनके हक़ में बयानियाँ, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा और हकीकत सिक्योरिटी अदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को नुकसान पहुँचाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। इमरान नियाज़ी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा दहशतगर्दों की हमायत, रियासत के खिलाफ बयानें बनाता है। फिर चाहे इनके दफ़्तर खोल कर देने का बयानिया हो या अपने दौरे हुकूमत की उनकी मार्केटें, उनको बिज़नेस, उनकी शादियाँ, ब्याह करवाने का हो या फिर अपने दौरे हुकूमत में 40,000 बॉर्डर को रद्द करके दहशतगर्दों को वापस लाने की बहस शामिल हो, जिसमें बाकायदा कहा जाए कि क्या करें, हम उनको गोली मार दें, वो हमारे हैं, हम उनको वापस लेके आएँगे, बसाएँगे, उनको नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी देंगे ताकि वो दोबारा तबाही मचा सकें और आज वो कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको नवाज़ शरीफ साहब ने और रहील शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने नेस्तो-नाबूद किया था और बॉर्डर पार भगा दिया था। इमरान खान के ही सदर अलवी ने पाकिस्तान की जेलों में कैद बॉर्डर को दहशतगर्दों को, हार्डकोर दहशतगर्दों को आज़ादी के परवानों पर दस्तखत किए थे और रहा कराकर उन्होंने दोबारा मासूम पाकिस्तानियों पर हमले शुरू कर दिए थे। 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ देने वाली पाक कौम तहरीक इंसाफ से सवाल पूछती है। अपनी पोज़ीशन वाज़िया करें, क्या आप मासूम पाकिस्तानियों के साइड पर खड़े हैं या फिर रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या फिर 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों के साथ खड़े हैं? क्योंकि पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर निगरानी ये तय कर चुके हैं,
ऑपरेशन होगा, एक बड़ा ऑपरेशन होगा, उसकी जद में जो भी आएगा रगड़ा जाएगा। इसमें अगर फितरत अल-ख्वारिज का सरबराह या उनसे हमदर्दी रखने वाले या उनकी फ़ेवर करने वाले या उनकी साइड लेने वाले होंगे, तो माफ़ी उनको भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बात का तो फैसला हो चुका है और ये होना चाहिए। देखें, इन 80,000 लोगों में मैंने अभी आपको अपने बहादुर अफ़वाज के जवानों की शहादत का नहीं बताया। अगर उस पे आपको बताएँ तो फिर उसके लिए भी एक दिन चाहिए कि हमारे जवान कौन-कौन से बॉर्डर पर, कहाँ-कहाँ पर शहीद हुए हैं। कौन से जवान की शादी 5 दिन के बाद थी, कौन-सा जवान शादी करके गया था अभी 10 दिन हुए थे ड्यूटी पर और कौन-सा जवान है जिसके यहाँ 2 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ था और उसने अपना बच्चा नहीं देखा। अगर मैं ये सारे किस्से कहानियाँ आपको सुनाऊँ, ये मैं सारे सच सुनाऊँ तो उसके लिए एक टाइम भी चाहिए और जिगरा भी चाहिए सुनाने के लिए कि हमारे जवान कैसे इन बदबख्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ख़ैर हम आपको याद करवाते रहेंगे और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताता रहें कि ये जो टीटीपी है इनके साथ इमरान खान की और पार्टी की हमदर्दियाँ और इन्हीं की वजह से आज ये सारी तबाही है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर के दारुल हुकूमत दोहा रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 15 सितंबर 2025 को दोहा में मुनक्कद होने वाली हंगामी अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामाली की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में बुलाया गया है और सरबराही इजलास में ओसीआई के रुकन ममालिक, सरबराहान, आला हकाम की शिरकत मुतवक्का है। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ज़ाजा इसहाक़ डार पहले ही कतर में मौजूद हैं और इस वक़्त जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कतर रवाना हुआ है, उनके साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिम जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी उनके साथ हैं। बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है। देखिए मुसलमानों को अब अपना किबला जो है वो ठीक करना पड़ेगा। या तो आप मार खाने के लिए तैयार आ जाएँ, मैं बार-बार यहाँ पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का वो फ़िक्रा कोट करता हूँ, अगर आपने कुछ ना किया तो सबकी बारी आनी है और बारी-बारी आनी है। फिर एक-दूसरे के ऊपर आप कॉन्फ्रेंसें बुलाते रहेंगे और मज़म्मतें करते रहेंगे अगर आप कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, बहादुर पाकिस्तान की अफ़वाज को आप एंगेज करें, वो आपकी फ़ौज को ट्रेनिंग दे बाकायदा तौर पे। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके लिए लड़ेंगे, ना, हम आपको आके ट्रेन करेंगे। उसी तरह ट्रेन करेंगे जिस तरह हमारे बहादुर शहीद जो हैं वो 2 घंटों में अपने से 10 बड़ा मुल्क और अब वो मुल्क हम पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा। इसराइल जो है हर तरफ जाएगा लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है, कि ये सिरफिरे हैं, जो इनके पास है ये उड़ा देंगे और दूसरी बात है ये जब जहाज़ उड़ाते हैं तो ये नफ़ल पढ़ के अपने घर फ़ोन कर जहाज़ उड़ाते हैं कि जा रहे हैं, बख्श देना कोई गलती गुनाह हुआ हो, हम अपने वतन पर शहीद होने के लिए जा रहे हैं। तो इन शहीद होने वालों को आप एंगेज करें, इनको अपने साथ मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि अरब ममालिक को इकट्ठा करे। मेरे ख्याल में इसके लिए एक और भी अच्छी तजवीज़ है कि इनको पाकिस्तान बुलाए, तमाम अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा को और उनके साथ उनके जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सबको बुलाएँ और बुलाकर उनको बताएँ जनाब आएँ, हम आपको असला देंगे जो कि हमारा चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको अपने वो ऑफ़िसर देंगे जो हमसे तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो आपके पास आएँगे और आपकी फ़ौज को रिटायर करेंगे। हमारे कमांडो एसएसजी यार कमाल के एसएसजी हैं पाकिस्तान पे, बल्कि मैंने इस पे ना एक पूरा प्रोग्राम करना है। एसएसजी पे एक वीलॉग करना है एसएसजी पे कि हमारे एसएसजी कमांडो कितने बहादुर हैं, कहाँ-कहाँ कैसे किया है। बट एनी हाउ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट निकलेगा और अच्छा निकलेगा, जो आप देना चाहिए और जो आप ज़रूर देना चाहिए इसराइल को। इधर पीटीआई ने नए तमाशों की जानिब गामज़न है। बताया जा रहा है कि गंडापुर को जब गालियाँ पड़ती हैं, तो वो सोशल मीडिया की हमदर्दियाँ समेटने के लिए सोशल मीडिया के जो जो यूट्यूबर यूट्यूबर और जो सोशल मीडिया के पीटीआई के लोग हैं, उनको कोई ना कोई गोली देने के लिए कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कबीना का इजलास आज अडयाला जेल के बाद मुनक्कद करने का फैसला किया गया कि वहाँ से कुछ जो मदारी है ना गंडापुर मदारी, वो अपने बंदर लेके आएगा और तमाशा जो है वो आज अडयाला जेल के बाहर लगाएगा और इमरान खान को क्योंकि एक मुकदमे में सज़ा सुनाई जा रही है। मतलब सज़ा सुनाने के जो खिलाफ है वो मदारी जो है गंडापुर मदारी है और उसके जितने बांदर हैं ना वो जो उधर बैठते हैं असेंबली में, उन तमाम बांदरों को लाकर अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाएगा। अडयाला के बाद ये तमाशा लगाएँगे, सोशल मीडिया के टाइगर्स को खुश करेंगे, वापस आएँगे, होगा कुछ नहीं क्योंकि खान साहब जो हैं वो अडयाला के चांसलर हैं और वो अडयाला में अपनी मुद्दत पूरी करेंगे क्योंकि उनके दिल की भी ख्वाहिश है कि वो अपनी मुद्दत भी पूरी करें और वो चाहते भी यही हैं। क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है वो अपनी बुड्ढी दे नाल अंदर सुकून लै रहे हैं, तुसी जो करना है करो बाहर। अलीमा खान ने इमरान खान को नए कैद में सज़ा सुनाने की नवीद सुनाई है। अलीमा खान ने कहा है कि जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जल्द की जा रही है। ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाने जा रहे हैं। एक चीज़ मशकूक है, जिस चीज़ का किसी को नहीं पता, इमरान खान से मुतल्लक सबसे पहले दावा जो है वो अलीमा खान ही करती है। अब इसकी क्या वजह है?
ये तो आप ही बता सकते हैं, अब इसके बारे में हम क्या बताएँ कि अलीमा खान को कैसे पता होता है कि पहले से जो है सज़ा अदालत ने सुनानी है। बहस जो है वो अदालतों में हुई है, वकीलों की हुई है, वो अगर सुनाएँ या वो बताएँ तो पता लगे, लेकिन अलीमा खान को कैसे पता होता है कि इमरान खान को फलाँ केस में सज़ा होने वाली है? क्योंकि अलीमा खान की बक़ा इसमें है, अलीमा खान पार्टी पर तभी कब्ज़ा कर पाएगी जब इमरान खान साहब को सज़ा पे सज़ा पे सज़ा पे सज़ा होती जाएगी। वो जो नून से शीन निकालते थे और शीन से नून निकालते थे ना, उनके ऐन से ऐन निकल गया है। ऐन से अलीमा खान और ऐन से इमरान खान, तो उनके ऐन से एक और ऐन निकल गया। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहबा के हवाले और उनकी टीम के हवाले से इस वक़्त ज़ाहिर है सैलाब जो है वो अपनी अरूज पर है, और जिन इलाकों पर ये सैलाब है, मैं आज सुबह एक ट्वीट किया मैंने, मलिक सुहेब भर्त जो कि पंजाब के वज़ीर कानून भी हैं और वज़ीर मवासलात भी हैं। मैं उनको देख रहा था कि कैसे मतलब कि ये अपने इन लोगों के साथ खड़े हैं, जो लगते ही उन लोगों के साथ हैं। मलिक साहब माशाल्लाह गोरे-चिट्टे, लम्मा सोहना कद, तो वो लगते ही उन्हीं के साथ हैं। वो लगता है कि ये इन्हीं में से एक हैं, इन्हीं में से एक हैं, और वो जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे थे। फिर मैंने सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को वो जाकर एक-एक खातून से गले मिल रही हैं, वो एक-एक खातून को दिलासा दे रही हैं, एक-एक खातून से हँस के बात कर रही हैं, और ये 8वाँ 10वाँ दिन है कि मरियम औरंगज़ेब उन्हीं जगहों पे हमें नज़र आ रही है, और वो ज़मीन पर बैठी होती हैं। जो सबसे कमाल की बात है, वो लगती नहीं है कि वो उनमें से नहीं है। जब आप 50 लोग या 100 लोग या 200 लोग ज़मीन पर बैठे हैं, उनमें मर्द भी हैं और ख़वातीन भी हैं, उनमें से एक आप बैठे हैं, तो कैसे पता लगेगा कि उनमें से आप हैं? या तो आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, 4 बैठे हैं ना, मरियम औरंगज़ेब ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ चौंकड़ी मार के जड़ा है ना वो जमीन ते या भोएं ते या मतलब उस तरह बैठी होंगी ना, उसको इस बात का डर है मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उठती हैं कपड़े को झाड़ते हैं, पंजाबी च कहते हैं झाड़ के टुर पैंदी। राणा सिकंदर साहब को देखें, वो मैं देख रहा था एक वीडियो में, साथ बता रहे थे, वो साथ में एंकर भी बने हुए हैं, अंदाजा करें जरा कि ये है वजीर तालीम पंजाब का, जो साथ में लोगों को बता भी रहा है कि यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, और यहाँ पे मरियम नवाज की टीम जो है किस तरह एक्टिव है। सुलमान रफीक साहब के बारे में, मैं उनको सफेद बाल, सफेद मूंछें, और इधर जो वो है अपना उन्होंने साफा दोनों कंधों पे फेंका हुआ है, और एक आम सी सलवार कमीज में चप्पल के साथ, वो लगते ही नहीं है कि वो मिनिस्टर हैं। वो लगते हैं कि ये इसी इलाके में रहते हैं, इनका घर बार जो है जनूबी पंजाब में है सलमान रफीक साहब का, और इनकी भैंसें जो हैं, इनका जानवर जो है वो भी शायद पानी में बह गए हैं। ये है वो ये है वो जैसे आप कहते हैं ना कि हमदर्दी कह लें इसको, जिससे जिसकी जरूरत है, जिस दिलासे की, जिस आप किसी को दिलासा भी देने जाएँ ना, तो वो जो अक्सर इतराज़ करते हैं आपके जूती कपड़ों पर कि आप किसी को दिलासा देने जा रहे हैं, तो वो उन जैसा लगना भी बहुत ज़रूरी है। आप सुबह बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब गई थी ना शिमला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, तो उन्होंने कहा था किसी जगह पे तुम्हारी आँखों जो है खुशी, चेहरे पे खुशी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आँखों में गम होना चाहिए, क्योंकि हम अपने कैदी यहाँ पे छुड़वाने आए हैं। तो ये पंजाब की टीम इस वक़्त वहाँ पर मौजूद है, मरियम नवाज़ की हदायत पर मेरे ख़्याल में कमाल काम कर रही है। अल्लाह पाक इसका इनको अजर दे। मरियम नवाज़ साहिबा ने जहाँ पे अपने पंजाब के लुटे-पुटे लोगों को, सैलाब में जो लोगों के नुकसानात हुए हैं, उनकी भराई भी कर रही हैं, और साथ-साथ में फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी नहीं भूल रही। मरियम नवाज़ ने आज लाहौर एयरपोर्ट पर फ़लस्तीन को अमदाद भेजी, जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गई है। अपने उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, अपने उन दुखी फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, जो इस वक़्त मेरे ख़्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारी दुआओं के, हमारी मदद के, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी फ़िज़िकली जिनको मदद ज़रूरत है, उनसे ज़्यादा डिज़र्व कोई नहीं करता। तो मरियम नवाज़ साहिबा का ये भी एक बड़ा कदम है कि उन्होंने सैलाब ज़दगान के साथ-साथ फ़लस्तीनों के बहनों और भाइयों को नहीं भेजा, उनके लिए जी इमदाद भेजी। आ जाओ जी हुन क्रिकेट ते। अच्छा जी, ये जो हमारा कौमी खेल है ना, इस कौमी खेल को अगर आप ज़रा 2 मिनट के लिए ये जो अब हमारे कौमी खेल को भी ना मेरे ख़्याल में एक जो है वो बना दिया गया है, जंग बना दिया गया है। बड़ा अफ़सोस भी हुआ। ख़ैर हार-जीत होती रहती है, ठीक है, आप अच्छा खेले, हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और हम बुरा खोले, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो ये देखें कि मैच से पहले जो इंडियन यूट्यूबर हैं, इंडियन कमेंटेटर हैं, इंडियन जो उनके मीडिया वाले हैं, उनका रवैया जो है वो इंतहाई, मैं कह रहा हूँ कि इंतहाई बुरा रवैया था, कि वो ये चाहते ही नहीं थे कि मैच हो। वो चाहते थे कि ये मैच कैंसल हो जाए, इंडिया की टीम इसका बायकॉट करे, और साथ में वो ये कैंपेन कर रहे थे कि जो मैच की टिकटें हैं वो खरीदी नहीं गई अभी तक। तो मैच की टिकटें नहीं खरीदी गई तो आपने मैच खेलना क्यों है? तो आप ना मैच खेलें, जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। वो अपने ही कप्तान सौरव गंगोली पर, और जो धोनी हैं, या फिर वो जो उनके 2-4 और कप्तान हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। कभी तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? तुम लोग क्यों नहीं अपनी टीम को समझा रहे? तुम लोग क्यों नेशन को नहीं समझा रहे कि ये ना जाएँ वहाँ पर, पाकिस्तान से मैच ना खेलें, 2 पॉइंट हैं, कोई बात नहीं, हम पॉइंट किसी और से भी ले लेंगे, पॉइंट डिवाइड हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये रवैया जो है ना, ये देखिए इनके अंदर का जो हिंदू है ना, वो कब से,
हमारे आबाओ-अजदाद 800 साल जब इन पर हुकूमत करते थे, तो वो जानते थे कि इनका हिंदू अंदर से कितना, मैं अब उसके बारे में कोई ऐसी लफ़्ज़ नहीं बोलूँगा। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई भी हैं, जो इस मज़हब से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए मेरे जो अल्फ़ाज़ हैं, वो गैर मुनासिब नहीं होने चाहिए। लेकिन इनके अंदर से जो भारतीय हैं ना, जो भारतीय हैं, जो इंडियन हैं, इनके अंदर से ये नहीं निकल सकता। लेकिन ख़ैर, ये आए, मैच खेले, इसमें कोई शक नहीं है। मैच हमारी तरफ से वो जो एक 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 होना चाहिए था मैच, वो नहीं हुआ। आपने पहले जीत कर टॉस जीती, आपके जो खिलाड़ी थे, मैं बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के बारे में ज़रा एंड में बात करूँगा। पहले ज़रा इस पे बात कर लें कि वो उनका क्या रोल होना चाहिए और उनको बाहर क्यों बिठाया हुआ है। अगर आप क्रिकेट अपनी अपनी बात करें, जो आपकी है बैटिंग है, तो बैटिंग में आप अपने कप्तान से लेकर अपनी पूरी टीम को जैसे-जैसे देखते जाते हैं, आपको नज़र आता है कि यार ये कोई बात है। मतलब फ़र्ज़ किया कि आप ऊपर से ले लें और ऊपर से लेके आप इनको देखते जाएँ कि जब ये बैटिंग करने आए हैं, जब ये क्या आपको किसी जगह पे कोई इनकी कोई नज़र आ रही थी, कोई लाइन? आप ये देखें कि मतलब ज़ाहिर है, अब खेलने गए हैं, आपने बाबर आज़म को और मोहम्मद रिज़वान को इसलिए बाहर किया था क्योंकि वो स्लो खेलते थे। तो अब हमें साइम अय्यूब साहब जो हैं, वो अच्छे बैट्समैन हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। 3 विकेटें जो हैं वो इंडिया की गिरी। वो तीनों की तीनों साइम अय्यूब साहब, उनके को खिलाफ बात नहीं कर रहा। वो अच्छा लड़का है, अभी उसकी जवानी है, वो खेल रहा है, लेकिन पिछले 5 मैच में वो 3 दफ़ा 0 पर आउट हुआ है, टोटल 28 स्कोर बनाए हैं। अब इस मैच में पहली गेंद पर, आप पहली गेंद देख तो लें, पहली गेंद किधर से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, उसको देखें तो सही आप। पहली गेंद पर आप जो है वो आउट हो रहे हैं, जो कि मेरे ख़्याल में एक एक ओपनर के लिए तो कम से कम ये बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडिया वालों को देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि वो पहली गेंद पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद साहबजादा फरहान साहब जो हैं, वो 44 गेंदों पर 40 स्कोर बना रहे हैं। अब 44 गेंदों पर टी20s में 40 स्कोर बना रहे हैं। इसके अगेंस्ट उधर जाके देखें, आपको नज़र आएगा कि वो कैसे खेल रहे हैं। अच्छा जी, ये 2 बैट्समैन हैं जो एज़ अ बैट्समैन खेले हैं और डबल फिगर में दाखिल हुए हैं। साहबजादा रिज़वान साहब जो हैं, इन्होंने 40 स्कोर बनाए हैं 44 गेंदों पर। इसके बाद हारिस साहब जो हैं, ये बड़ी कमेंट्री कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बाबर आज़म को कैसे खेलना चाहिए और बाबर आज़म को अपनी विकेट जो है वो कैसे ठीक करनी चाहिए। मोहम्मद हारिस साहब जो है, ये 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर हो गए हैं। इस तरह आगे आ जाएँ जी, सुलेमान आगा साहब जो कि नहीं सॉरी, फ़खर ज़मान साहब जो हैं। फ़खर ज़मान साहब को अब खेलते हुए उम्र गुज़र गई है, अब थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए फ़खर ज़मान साहब को। बल्कि ये ओपनर खेलते थे, इनको नीचे लेके आए और फ़खर ज़मान साहब जो हैं, वो 15 गेंदों पे 17 स्कोर बना रहे हैं। एवरेज देखें, टेस्ट नहीं है ये इसीलिए आपने बाबर आज़म को और मोहम्मद रिज़वान को बाहर किया हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो स्लो खेलते हैं। अगर वो स्लो खेलते हैं, तो भईजान आप क्या खेल रहे हैं? अच्छा जी, उसके बाद सुलेमान आगा साहब जो कि आपके कैप्टन हैं, वो 12 गेंदों पर 3 स्कोर। मैं आपको अभी बताऊँगा कि ये टोटल गेंदें कितनी थी, खेली कितनी है और इन्होंने गेंदें गेंदें बीट कितने की हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ। बट पहले आप ये देखें कि 12 गेंदों पर आपके कप्तान साहब जो हैं, वो 3 स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान को 40 साल से सँभाल रहे हैं। लेकिन आज मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं, उन्होंने थोड़ा-सा मतलब डिसअपॉइंट, पहली ही गेंद पर आउट आए हैं, खेले यार, सेट तो हों। और उसके बाद जी फ़हीम अशरफ साहब जो हैं, ये भी डबल फिगर में गए हैं, लेकिन टोटल जो बैट्समैन है, वो 2 डबल फिगर में गए हैं। एक ने 44 और एक ने 17। फ़हीम साहब जो हैं, वो 14 गेंदों पर 11 स्कोर करके गए हैं, वो बॉलर हैं। और नीचे हाँ, शाहीन अफरीदी साहब जो हैं जो हैं तो बॉलर, स्कोर उन्होंने 2 ओवरों में उनको 30 स्कोर खाए हैं, लेकिन वो 16 गेंदों पर 33 स्कोर करके गए हैं। अब वो भी कहते हैं कि मैं वसीम अकरम हूँ। चलो, अच्छी बात है। अच्छा जी, सुफ़ियान मुकीम साहब जो हैं, वो 6 गेंदों पर 10 स्कोर किए हैं और उसके अलावा अबरार अहमद साहब जो हैं, वो ना को उन्होंने गेंद खेली है और ना को उन्होंने स्कोर बनाया है। अब आप ये देखें कि ये लोगों का दावा था कि जो बाहर करना है रिज़वान को और बाबर आज़म को, वो दोनों जो हैं, चलें इस पे आपको बाद में बात कर लें। अब ज़रा उनकी तरफ आ जाएँ जनाब, उन्होंने जो खेले हैं आगे, उन्होंने आकर जो खेला है जी, इंडिया इनिंग्स जो है उसको देख लेते हैं जनाब। उनमें उनके जो अभिषेक शर्मा जो हैं, वो 13 गेंदों पर 31 स्कोर बनाकर आउट हुए हैं और उन्होंने पहली ही गेंद पर उन्होंने जनाब आकर जो चौका मारा है शाहीन अफरीदी को और दूसरी गेंद पर छक्का मारा और अपनी जगह पे खड़ा होकर मारा, पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई टल्ला नहीं थी, प्योर वो बैट्समैन था, प्योर बैट्समैनों वाली गेम खेली उसने। अच्छा जी, आगे चला जाइए जी, शुभमन जो गिल है, 7 गेंदों पे 17 स्कोर और उनके यादेव जो हैं, जो उनके शायद कप्तान भी हैं, सूर्या कुमार यादेव, 37 गेंदों पे 47 और कप्तान वाली इनिंग्स खेल के गए हैं। तिलक जो उनका अच्छा बैट्समैन है, 31 गेंदों पर 31 स्कोर है और उसके बाद शिवरम दुबे जो है, वो 7 गेंदों पर 17 स्कोर है। लेकिन ये जो शर्मा है, इसकी मैंने बैटिंग देखी है, क्या बात है, वो कमाल के बैट्समैन है। ये हम आपकी कर रहे हैं तारीफ, क्योंकि आप अच्छा खेले हैं और हमारे अच्छा नहीं खेले, हम उन पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं खेले। अब आ जाए ज़रा मोहम्मद रिज़वान को और साथ में जो
बाबर आज़म साहब हैं। देखिए, बाबर आज़म साहब से आपको अगर 2-4 मैचों में वो कुछ गड़बड़ कर गए हैं या अच्छा नहीं खेले, पाकिस्तान की तारीख के अच्छे तरीन बैट्समैन हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं। अगर आपका एक प्लेयर किसी जगह पे थोड़ा-सा डाउन होता है, उसकी कोई एनर्जी डाउन है या वो 2-4 मैचों में नहीं खेल रहा या वो स्लो खेल रहा है या कुछ और वजह है, तो उसको इम्प्रूव, उसको हौसला दें, हिम्मत दें। देखिए, एक बंदा पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी जगह पे आप ला के एक नया बंदा खिला रहे हैं, जो कि आपने खिलाना है। एक दिन बाबर आज़म ने रिटायर होना है, लेकिन आज बाबर आज़म की इन बच्चों को ज़रूरत है। लेकिन शायद अब कुछ लोग कहते हैं, हम इस पे कुछ ज़्यादा मैं बात इसलिए नहीं करता कि मुझे अंदाज़ा या पता नहीं है कि वहाँ पर सियासत भी बहुत ज़्यादा है, निकालने वाले और लाने वाले जो हैं, वो सियासत की ज़द में भी हो जाते हैं। तो बाबर आज़म को रखना चाहिए, बाबर आज़म को खेलना चाहिए, बाबर आज़म को हिम्मत देना चाहिए। जिस वजह से बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को निकाला गया कि वो स्लो खेलते हैं, भजन आपने 127 स्कोर बनाया है। हाँ जी, 127 स्कोर के बारे में भी सुन लें। इसमें टोटल 120 गेंदें होती हैं, और 120 गेंदें होती हैं और 20 ओवर होते हैं, ठीक है जी। 63 गेंदें डाउट बॉल के, मतलब डॉट बॉल जो है, जिसे कहते हैं अब डॉट बॉल ना, कि 63 गेंदों पे कोई स्कोर नहीं बना। 63 गेंदों पर कोई स्कोर नहीं बना। अब आप देख लें कि 9.3 ओवर में आपने 127 स्कोर बनाए हैं, और अगर आप वो 63 गेंदें खेल लेते, तो आपका स्कोर 250 हो जाता ना। तो इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं थी। जिस तरह आपने ये 63 ये 9.3 ओवर खेले हैं, उस पे स्कोर बनाए हैं, जिसमें 63 गेंदें आपने डॉट कर दी हैं। अगर वो भी खेल लेते, तो अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो 10 ओवर का मैच था पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान जो है वो 25 गेंदें पहले वो 16 ओवर खेल कर ये स्कोर बनाकर गया है, और हम लोगों ने 9.3 ओवर खेले हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़्यादती है। तो बाबर आज़म को खिलवाना चाहिए जी, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि वो खेले, और मोहम्मद रिज़वान को खिलाना चाहिए। अपने प्लेयरों के साथ ऐसे नहीं करते, जिन्होंने आपकी खिदमत की होती है, जिन्होंने आपके लिए तमगे जीते हैं, जिन्होंने आपके लिए बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, उनको बड़े इज़्ज़त और एहतराम से खिलाते हैं, और इज़्ज़त एहतराम से जब उनका टाइम होता है, उनको अलविदा करते हैं। ये जो किया जाता है ना पाकिस्तान में, ये बड़ी ज़्यादती है। तो हमारी दुआएँ भी अपनी टीम के साथ हैं, अगली टीम में मज़ीद परफ़ॉर्म होगा, अच्छा परफ़ॉर्म होगा, बल्ले-बल्ले करेंगे, चुक देंगे, रोड़ा पाण वाली गल ही कोई नहीं हैगी, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन गुज़ारिश ये है कि ज़रा इस पे नज़रसानी करें, और ये जो बाबर आज़म साहब हैं और साथ में जो मोहम्मद रिज़वान साहब हैं, इनको वापस लेके आएँ। आपसे ख्वाहिश है, आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, राय का इज़हार करें। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।